हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा आज फिर नए टॉपिक के साथ साइंस में मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज नया टॉपिक की जो बात करें वो दबाव की बात करेंगे। दबाव को अंग्रेजी में अपन क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। और वही प्रेशर जो प्रेशर आप झेलते भी हो डेली लाइफ में, दैनिक जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी में, जो अपन कहते हैं कि किसी ने दबाव डाल दिया मुझे काम करने के लिए, किसी की प्रेशर है इस काम को करने के लिए, ऑफिस से लेकर हर परिघटनाओं में जहां आपको लगता है कि मेरे ऊपर दबाव आ रहे हैं, दाब है, तो उसी दबाव की अपन बात करेंगे यहाँ पे। बस मैंने हर बार टॉपिक में डिस्कस किया, जितनी भी क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी है उन सभी क्लासों में क्या कहता हूं, हमेशा कहते रहता हूं कि साइंस का मतलब ही होता है क्या? जानना, जानने की इच्छुक होना। आप जानना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि ये किस तरह से हम कंप्लीट कर सकते, किस तरह से समझ सकते, किस तरह से हम इसको आगे हम और भी घटनाओं से रूबरू हो सकते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि साइंस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के सेंटिया से बना है और इसका मतलब होता है जानना, जानने की इच्छुक होना। ठीक है ना? तो आज फिर हम जानने की इच्छुक है, जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि दबाव क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, किसे कहते हैं प्रेशर। बिल्कुल दोस्तों, मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं, वही प्रेशर जो आपके ऊपर प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी रहता है, हमारे ऊपर काम को लेकर रहता है, हमारे ऊपर क्लास को लेकर रहता है, हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार की जो जो समस्याएं हमारे लाइफ में होती है वो एक दबाव के रूप में ही देखते हैं। ना कि हम कहते हैं मुझे शौक है, मुझे पैशन में इस काम को कर सकता, नहीं। हमेशा एक बॉस से लेकर निचले कर्मचारी तक एक दूसरे के प्रेशर में ही वर्क करते हैं। और आई होप सो मैं कहूं कि जहां प्रेशर वहां पे काम कंप्लीट नहीं होती है। तो उसी परिघटनाओं को अपन समझेंगे प्रेशर के रूप में। सबसे पहले बात करेंगे प्रेशर किसे कहते हैं, क्या होता है प्रेशर। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत कार्य करने वाला, किसकी बात कर रहे हैं? किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत कार्य करने वाले बल को हम दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। दोबारा रिपीट करते, परिभाषाओं से समझना हो, विज्ञान के भौतिक परिभाषाओं से अपने को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहा मैंने दोस्तों? किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल, यानी कोई इकाई क्षेत्रफल का मतलब ये भी हो सकता है ये पूरी सतह, इस सतह के कहीं भी इकाई क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? ये सतह के कहीं भी इकाई क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल का मतलब क्या? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। किसी सतह का लंबाई गुने चौड़ाई, उनको एक छोटा सा इकाई मान के चलते, एकांक भी बोल सकते हैं। एकांक मतलब एक बिंदु के समान क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हमने क्या कहा दोस्तों कि दबाव किसे कहते हैं, किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। मैं दोबारा आपके सामने परिभाषा को रख रहा हूं कि किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत कार्य करने वाले बल को हम दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। दबाव हमेशा, इनमें परिमाण तो है लेकिन इसमें दिशाएं नहीं होती है, इसीलिए दबाव एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है। ये हमारे लाइफ में भी दबाव है, मैं आपको बार बार कहता हूं हमारे लाइफ में भी दबाव है। और हम ये भी कहते हैं कि क्षेत्र जितना बड़ा होगा, क्षेत्र जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा। क्षेत्र जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा, और क्षेत्र जितना छोटा होगा दाब उतना ही अधिक होगा। ये दबाव को समझने के लिए प्रारंभिक स्तर का मूल पॉइंट, अपन कहें मूल बिंदु माना जाता है। तो चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं कि प्रेशर के अंदर मैंने जब से परिभाषित किया तो इस तरह से लिख सकते हैं, प्रेशर को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? P से डिनोट कर सकते हैं। किससे? P से इंगित कर सकते हैं, यानी दबाव, दबाव की बात करिए नहीं, P बराबर क्या? बल और क्षेत्रफल, बल और क्षेत्रफल की बात करें। दोबारा, अब यदि आपको वहां पे परिभाषा नहीं पूछा रहा, डेफिनेशन नहीं दिया गया है, तो आपको डायरेक्ट लिखाएगा बल और क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? बल और क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। और यदि परिभाषा से पूछा गया तो किस तरह से पूछा गया कि किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर या एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत कार्य करने वाले बल को दबाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीके से मैंने बता दिया। ठीक है ना? जहां दबाव को किससे व्यक्त करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित। और P बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। और ये क्या है? यह एक क्या? कौन? दबाव, दबाव यह एक
अदिश राशि है दोस्तों। क्या है? अदिश राशि। मैं हर बार हर क्लास में हर लेक्चर में मैं आपसे ये जरूर कहता हूं कौन सी अदिश राशि होती, कौन सी सदिश राशि होती। ये प्रारंभिक बिंदु था साइंस के अंदर, सबसे पहला पॉइंट हम यही लेके पढ़ाए थे कि आपको अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं। तो दबाव में परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन नहीं है कि दबाव तो लग रही है सतह पर, लेकिन किस ओर लग रही है, अपने जगह पे लग रही है नहीं लग रही, या आसपास के स्थान पे लग रही है। ठीक है ना? तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये एक अदिश राशि है। परिमाण है लेकिन दिशाएं फिक्स नहीं है, इसीलिए दबाव एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि दबाव का मात्रक क्या होता है। तो दबाव का मात्रक एसआई पद्धति में, किसमें? एसआई पद्धति में दबाव का मात्रक क्या होता है। तो दबाव का मात्रक लिखेंगे दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या हम पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं, अर्थात हम पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? अब यदि यहां पे यदि ये इकाई इस तरह से ना पूछकर दूसरे तरह से आपको प्रदर्शित मिले पेपर के अंदर, तो किस तरह से मिलेगा? आपको मिलेगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऐसे भी लिखा सकता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और यदि इस तरह से यदि एसआई मात्रक ना पूछा जाए तो दूसरे तरह से भी पूछ सकते हैं। किस तरह से पूछ सकते हैं? इसी को भी आप चेंज कर सकते हो और ऐसे पूछ सकता है न्यूटन मीटर टू दी पावर -2, यानी यहां पे प्रति को हटा दिया और मीटर स्क्वायर कहां चले गए? ऊपर चला गया। ठीक है ना? तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या है? -2 आ गया। ठीक है? इस तरह से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों। चलिए, ये हो गया एसआई मात्रक। अब यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए इसके सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो आप सीजीएस पद्धति में भी इसका मात्रक बता सकते हैं दोस्तों। चलिए, किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। यहां हम सीजीएस पद्धति में ना लिखकर हम लिखेंगे कि दबाव का मात्रक मीट्रिक प्रणाली में होता है, ब्रिटिश प्रणाली में होता है। पहली भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, जब मूल क्लास अपन लिए थे पहला क्लास में क्या था कि मात्रक इकाई को हम की पद्धति कितने होते हैं? 4 होते हैं। उनमें अपन ने बात किया था कि सीजीएस पद्धति को हम क्या कहते हैं? फ्रेंच या मैट्रिक्स पद्धति कहते हैं, और एपीएस पद्धति को क्या कहते हैं? हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। तो इसी की डिस्कस में अब अपन चलेंगे यहां पे कि यहां पे पूछ लिया जाए कि दबाव का मात्रक मीट्रिक प्रणाली में, दबाव का मात्रक मीट्रिक प्रणाली में क्या होता है? ठीक है ना? तो दबाव का मात्रक मीट्रिक प्रणाली में अपन बात करेंगे तो होता है किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना? वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। और यदि इस तरह से लिखा हुआ नहीं होगा तो आपको किस तरह से लिख सकते हैं? या करके केजी प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर। यदि इस तरह से भी यदि लिखा हुआ नहीं हो सकता, आपके पास वहां पे ऑप्शन नहीं मिले कि दबाव का मात्रक मीट्रिक प्रणाली में होता है, क्या होता है? तो किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ये नहीं ऑप्शन है तो क्या होगा? केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि ये नहीं है तो आपको वहां पे होगा केजी मीटर टू दी पावर में सेंटीमीटर टू दी पावर -2। इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों? चलिए, अब अपन बात करते हैं दबाव का मात्रक। किसका मात्रक? दबाव का मात्रक ब्रिटिश प्रणाली में। किस प्रणाली में? ब्रिटिश प्रणाली में दबाव का मात्रक होता है ब्रिटिश प्रणाली में। ब्रिटिश प्रणाली में क्या लिख सकते हैं दोस्तों? जिसे हम क्या कहते हैं? एफपीएस पद्धति। क्या कहते हैं? एफपीएस पद्धति की बात करते हैं। उसमें इसकी यदि मात्रक पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे पाउंड
प्रति वर्ग इंच। क्या लिखेंगे? पाउंड प्रति वर्ग इंच की बात करेंगे। ये हो गया दबाव का मात्रक ब्रिटिश प्रणाली में। चलिए, इस तरह से हमने देखा कि एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, मैट्रिक्स पद्धति में मात्रक क्या होता है, और ब्रिटिश पद्धति में मात्रक क्या होता है, यानी सीजीएस, एफपीएस और एसआई की तीनों की अपन ने बात कर ली। चलिए दोस्तों, अब अपन बात करेंगे यहाँ पे कुछ मूल पॉइंट हैं, जो कुछ मूल संबंध है दबाव के बीच में, उसको अपन यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले मैंने पॉइंट क्या बताया कि नोट लिखना आपको, नोट में अपन लिख भी लेना, मैं भी आपको लिख देता हूं क्या, कि क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा, ठीक है ना, और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपको पेपर में किस तरह से अटेम्प्ट मिलते हैं क्वेश्चन, किस तरह से आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना छोटा होगा दाब उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको वहां पे अधिक कम कम अधिक करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्षेत्र जितना बड़ा होगा दाब उतना डैश होगा, और क्षेत्र जितना छोटा होगा दाब उतना डैश होगा। अब डैश के ऑप्शन में क्या, 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। यहां पे ऑप्शन मिलेगा अधिक, कम, कम, अधिक। तीसरे ऑप्शन हो जाएंगे आपके पास अधिक और अधिक, और चौथे ऑप्शन होंगे आपके पास में कम और कम। यानी अब आपको ऑप्शन कंफ्यूजन वाली डाल गए। अब यहां पे आपको ध्यान रखना कि किसे अपन किस तरह से कर सकते हो। यदि आप इनमें चारों में से कहीं हौज फौज हो गए तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और आपसे छूट जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना छोटा होगा दाब उतना ही अधिक होगा। यहां पे किस पे टिक लगेगा, कम और अधिक पे। इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए, अब कुछ संबंध अपन स्थापित करते हैं दबाव में। फॉर एग्जाम्पल की बात किया जाए, आपसे यहां पूछ लिया जाए कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर टू द पावर -2 बराबर होता है 1 पास्कल। क्या होता है, 1 पास्कल होते हैं। या इस तरह से भी पूछ लिया जाता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो भी लिख सकते हो 1 पास्कल। इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। एक तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो गई, और दूसरे आ जाते हैं बार वाले। बार में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बार बराबर क्या होता है। एक बार बराबर आपको बताना 10 पर पावर 5 पास्कल होता है। क्या होता है, 10 पर पावर 5 पास्कल होता है, यानी 10 पर पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है। यदि इसी को सेंटीमीटर में पूछ लिया जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, उसमें भी आप सॉल्व कर बता सकते हो। 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर आप बता सकते हो। यदि इसको मिलीमीटर में आ जाए तो 1/10 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। ये कुछ संबंध है जो हमेशा पेपर में पूछे
पूछे जाते हैं। बार भी दबाव का मात्रक यूज किया जाता है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल होते हैं, और वो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होते हैं, 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होते हैं, 1/10 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर के भी बराबर होते हैं। ये कुछ ऐसे थे जो दबाव से संबंधित टॉपिक थे, और इनमें से ही एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता अपने से दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं इसी में कि दबाव पर प्रभाव, सभी पे प्रभाव की बात कर लेते हैं। किस किस पे प्रभाव पड़ता है? गलनांक का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्वथनांक का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह से कुछ जो होते हैं दाब का प्रभाव की भी बात आ जाते हैं। उसी दाब की अपन बात करेंगे, उसी दाब को अपन समझने की भी कोशिश करेंगे, किस तरह से दाब का प्रभाव पड़ता है और किस तरह से समझना अपने को। ठीक है दोस्तों, अब अपने से कोई पूछ लिया जाए कि गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, क्वथनांक का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसी को अब समझने की कोशिश करेंगे। गलनांक एवं क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। ठीक है ना दोस्तों, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसका, गलनांक की। गलनांक पर दाब का प्रभाव क्या होता है, किस तरह से इसको अपन कर सकते हैं। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, क्या कहा दोस्तों, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उस पदार्थ का गलनांक भी बढ़ जाता है। फिर से रिपीट करो बेटा, आपको समझने की कोशिश करना है कि गलनांक पर दाब का प्रभाव क्या होता है। जिन पदार्थों को गर्म किया जाता है, जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, उसी पदार्थ का दाब बढ़ाने पे गलनांक भी बढ़ता है। जैसे आपसे कोई पूछ लिया जाए उदाहरण के तौर पे, तो आपको बताना है मोम, मोमबत्ती और घी की बात करते हैं। क्या कहा दोस्तों, जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, उसी पदार्थ पर दाब बढ़ाने से गलनांक भी क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। जैसे कि बात कर लिया अपन ने मोम और घी, मोम और घी की बात। अब जस्ट उल्टा कर दो इसको, दूसरी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। जिन पदार्थों को गर्म करने पर पदार्थों का आयतन घटता है, क्या कहा दोस्तों, जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। सिंपल सी वर्ड, क्या, जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन, अब यहां पे क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट है घटता है, उसी पदार्थ पर दाब बढ़ाने से उन गलनांक भी क्या हो जाएगा, वो भी घटता है। ऐसे उदाहरण कौन कौन से, ऐसे उदाहरण की बात करेंगे। सबसे मोस्ट उदाहरण जो है वो उदाहरण है नंबर 1 में बर्फ की बात करेंगे, ढलवां लोहा की बात करेंगे, विस्मित की बात करेंगे। कुछ ऐसे हैं उदाहरण जो इस प्रकार के प्रभाव को देखते हैं। गलनांक पर दाब का प्रभाव की बात कर ली। अब बात करेंगे, अब बात करेंगे क्वथनांक की। किसकी बात करेंगे, क्वथनांक। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, इसको भी समझना, बॉइलिंग कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है। इसको किस तरह समझते हैं, इसी भी, सभी द्रवों का क्वथनांक, किसका, सभी द्रवों का क्वथनांक उनकी खुली सतह पर दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है। क्या कहा दोस्तों मैंने, कि सभी द्रवों का क्वथनांक
उनकी खुली सतह पर दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है। जैसे साधारण वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यदि हम दाब दोगुना कर देते हैं तो वो पानी का जो अब क्वथनांक हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 125 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा दोस्तों? लगभग 125 डिग्री सेल्सियस। फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, मैं क्या कहा आपसे? मैंने ये कहा कि सभी द्रवों का जो क्वथनांक होता है उनकी खुली सतह पर दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है, दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है। जैसे अपन ने बात किया कि साधारण वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जैसे ही यदि हम दाब को दोगुना कर देते हैं तो पानी का क्वथनांक अर्थात जल का क्वथनांक लगभग 125 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं यहां लिख भी देता हूं। क्या दोस्तों? सभी द्रवों का क्वथनांक, सभी द्रवों का क्वथनांक खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है, दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। जैसे क्या कहा मैंने? साधारण वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जैसे ही मैं दाब को यदि दोगुना कर देता हूं तो वहां पे पानी जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा? लगभग 125 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है ना? तो साधारण वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जैसे ही इस पर अपन क्या बढ़ा दिए? दाब बढ़ा देते हैं। जैसे ही दाब बढ़ा देते हैं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस कितना बढ़ाते? दाब को 2 गुना कर देते। कितना करते? को 2 गुना कर देते हैं। जैसे ही 2 गुना करेंगे तो दाब बढ़ाने पर जो जल का क्वथनांक जो आएगा वो कितना हो जाएगा? लगभग 125 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? लगभग 125 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चंस पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। आपसे तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि होता क्या है, किस तरह समझना है। आपको आसानी से समझना है इस बात को कि जैसे ही अपन क्वथनांक की बात करेंगे तो क्वथनांक के सभी द्रवों का क्वथनांक खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर बढ़ जाती है। तो यहाँ आपके ऑप्शन आ जाएगा बढ़ जाती है कि घट जाती है कि अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको टिक लगाना है इस पर बढ़ जाती है। यदि आपसे पूछ लिया जाता साधारण वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और यदि दाब को दोगुना कर दिया जाए तो जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा? ऑप्शन मिलेगा आपको वहां पे 200 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 125 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस। तो आपको वहां पे टिक लगाना है 125 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अब और भी छोटे छोटे पॉइंट होते हैं दबाव के अंदर, प्रेशर के अंदर, जो अपने को पढ़ना है और समझना है कि किस तरह से उसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पे, वो ये आता है कि आप प्रेशर के दबाव में भी एक और छोटा सा पॉइंट आ जाता है जिसमें अपने के पास ये आ जाता है कि प्रेशर गेज क्या होता है, एब्सोल्यूट दबाव क्या होता है, उसकी बात करेंगे अब। किसकी? एब्सोल्यूट दबाव की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एब्सोल्यूट दबाव की बात करेंगे या एब्सोल्यूट दाब की बात, जिसको कहते हैं परम दाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परम दाब। ठीक है,
यदि ये पूछ लिया जाता है कि एब्सोल्यूट दाब क्या होता है, तो आपको एब्सोल्यूट दाब भी बताना है कि क्या होता है, इसको किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। शून्य दाब से, किसकी? शून्य दाब से ऊपर मापा गया दाब, शून्य दाब से ऊपर मापा गया दाब क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट दाब कहलाता है। इसे हम परम दाब भी कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा परम दाब किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे कि शून्य दाब से, यहां है शून्य दाब, शून्य दाब से ऊपर मापा गया दाब क्या कहलाता है? परम दाब कहलाता है, या एब्सोल्यूट दाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट दाब भी कहते हैं। अब बात करेंगे इसी में कि मापे किससे जाते हैं, कौन सा मापी यंत्र है, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे बात करेंगे बैरोमीटर की, किसकी? बैरोमीटर। किसकी बात करें? बैरोमीटर। ये क्या है? वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए बैरोमीटर मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मौसम की भविष्यवाणी भी करना हो तो हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। यदि हमें पहाड़ी या खदानों की भी गहराई मापना हो तो हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बैरोमीटर के बारे में मैंने बताया। बैरोमीटर क्या है? एक प्रकार का मापी यंत्र है। क्या है? मापी यंत्र है जिसकी सहायता से हम क्या क्या माप सकते हैं? हम वायुमंडलीय दबाव भी माप सकते हैं, मौसम की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम पहाड़ी और खदानों की भी गहराई माप सकते हैं। किसकी सहायता से? बैरोमीटर की सहायता से। अब कुछ नियम भी आ जाते हैं। अभी अपन ने बात किया था कि एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। क्या होता है? पास्कल। पास्कल हम क्यों बोलते हैं? क्या कारण है कि उनका मात्रक पास्कल भी है? ब्लेज पास्कल एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने द्रव के विस्तृत अध्ययन किया था, द्रव के गुणों का विस्तृत अध्ययन किया था, इसीलिए उनके सम्मान में हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर हम पास्कल भी मानकर चलते। उन्हीं के सम्मान में हम पास्कल भी मात्रक रखते हैं। अब पास्कल ने भी नियम दिया। पास्कल के भी दो नियम है। मैं ओरल बात करूं तो सिर्फ पास्कल के नियम की बात करेंगे कि पास्कल ने क्या कहा था। कभी कभी पूछ लिया जाता कि ये नियम है किसके? पास्कल के नियम है, चार्ल्स के नियम है, ठीक है ना, या स्टीफन्स के नियम है, या बॉयल्स के नियम है, या जूल के नियम है। आप वहां कंफ्यूजन हो जाते हो कि किसने किसके लिए नियम प्रतिपादित किया। तो सबसे पहले मैं आपको नियम भी बता देता हूं कि दबाव के लिए जो है अपना पास्कल ने कौन से नियम को प्रतिपादित किया, कौन सा नियम दिया उन्होंने। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? पास्कल का नियम। दबाव के लिए पास्कल का नियम दिया। उन्होंने क्या नियम दिया? उन्होंने क्या कहा इसके लिए? उन्होंने कहा कि इस नियम के अनुसार, पास्कल के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रत्येक द्रव्य सभी दिशाओं में बराबर दबाव डालता है। क्या कहा? कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक द्रव्य सभी दिशाओं में बराबर दबाव डालता है। इसे ही पास्कल का नियम कहते हैं। सभी दिशाओं में द्रव के द्वारा बराबर दबाव डालता है, उसे क्या कहते हैं? पास्कल का नियम कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार, किसके? इस नियम के अनुसार प्रत्येक द्रव, क्या? प्रत्येक द्रव सभी दिशाओं में बराबर दबाव डालता है। इसे ही पास्कल का नियम कहते हैं। ये पास्कल के नियम हो गए। अब ये नियम के बारे में पूछ लेता है कि ये नियम किसने दिया, किसने बताया कि ये नियम भी होते हैं। तो आपको इस तरह से नियम को परिभाषित करके बताना है कि ये नियम किसने दिया? पास्कल ने दिया। और पास्कल ने क्या कहा कि प्रत्येक प्रत्येक द्रव का जो होता है दिशाओं पर, प्रत्येक
सभी दिशाओं पे बराबर दबाव डालता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्कल का नियम कहते हैं। और इस तरह से आप आसानी से आप बता सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट आते हैं जिनके भी संबंध भी पूछे जाते हैं, अपन संबंध की भी बात करेंगे। वो संबंध क्या है और किसके बीच में? प्रेशर के बीच जो संबंध, वो ताप संबंध की बात करेंगे। किसके बीच में? संबंध। ताप, दाब, ताप और आयतन। दाब, ताप और आयतन। दाब और ताप और आयतन के बीच में क्या है? संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है ना? के बीच संबंध किसके द्वारा? तो आदर्श गैस समीकरण के द्वारा स्थापित करेंगे। क्या? इस समीकरण के द्वारा हम 3 नियम बनाएंगे। कितने नियम बनाएंगे दोस्तों? हम 3 नियम बनाएंगे और उस तीनों नियम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि तीनों नियम कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ये करेंगे ये होता क्या है, क्या कहता है, ये नियम किस तरह से डिफाइन किया जाता है। ये नियम कहता है कि PV बराबर nRT। PV बराबर nRT है क्या, किसे कहते हैं? तो सबसे पहले P क्या है? P की बात करें तो P यहां पे है प्रेशर। क्या दोस्तों? प्रेशर है। ठीक है। V क्या है? तो यहां पे हो गया वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है ना? और यहां पे N क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल, पदार्थ की मोल। नंबर ऑफ मोल, तो पदार्थ की मोल की बात कर ली। R क्या है दोस्तों? यहां पे कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट, जिसको कहते हैं नियतांक। और T क्या है? यहां पे टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। ये आपसे कोई पूछ ले जाए दाब, ताप और आयतन के बीच जो संबंध आदर्श गैस समीकरण के द्वारा दिया गया है, वो सूत्र क्या होता है? तो आपको बताना PV बराबर nRT। ठीक है ना? इन समीकरण के द्वारा हम आसानी से 3 नियम प्रतिपादित करते हैं। कितने नियम प्रतिपादित करते? 3 नियम उत्पादित होते या प्रतिपादित करते। सबसे पहला नियम होता बॉयल का नियम। किसका नियम? बॉयल के नियम। चलिए दोस्तों, ठीक है, इसको मैं ओमिट कर देता हूं और अपन बात करते हैं कि इस नियम के द्वारा कितने, इस समीकरण के द्वारा कितने नियम उत्पादित होते हैं? तो 3 नियम। सबसे पहले बात करें हम बॉयल के नियम की बात करें। बॉयल के नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार, पहले मैं लिख देता हूं, बॉयल का नियम। ठीक है ना? किस नियम के अनुसार? इस नियम के अनुसार यदि तापमान को स्थिर रखते हुए आयतन को बढ़ाया जाता है। किस नियम के अनुसार? बॉयल के नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार यदि तापमान को स्थिर रखते हुए आयतन को बढ़ाया जाता है तो दाब में कमी आ जाती है। किसमें कमी आ जाती है? दाब में कमी आ जाती है। आपसे भी पूछ लेता तो आपको बताना भी है, समझना भी, क्योंकि नियम भी पूछे कि नियम किसके हैं। भले मैं SSC की बात कर लूं, NTPC की बात कर लूं या टेक्निकल नॉन टेक्निकल किसी भी लेवल में, 0 से हाई लेवल के पेपर में यहां से क्वेश्चन जरूर बनकर आते दोस्तों। तो मैं एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं ताकि आपके कोई साइंस में कोई टॉपिक छूट ना जाए। आपको मैं एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए दोस्तों, मैं बात कर रहा था बॉयल के नियम। इस नियम के अनुसार क्या बताया? यदि तापमान को स्थिर रखते हुए आयतन को बढ़ाया जाता है तो यहां दाब में क्या आती है? दाब में कमी आती है। क्या आती है? दाब में कमी आ जाती है। इसे क्या कहते हैं? बॉयल्स के नियम कहते हैं। अर्थात दाब और आयतन एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? दाब और आयतन एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलिए, तो पहले कहते हैं इस नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार? इस नियम के अनुसार यदि तापमान को स्थिर रखते हुए आयतन, क्या स्थिर रखते हुए क्या करें दोस्तों? आयतन को बढ़ाया जाए, आयतन को बढ़ा दिया जाए तो दाब में
क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, कमी हो जाती है। अर्थात दाब और आयतन एक दूसरे की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक दोस्तों, इसको अपनी भाषा में आप लिख सकते हो, उसको भी अपन डिफाइन कर सकते हो क्या, कि दाब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b, इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक नियम तो ये दिया था। दूसरा नियम दिया उन्होंने चार्ल्स का नियम। किसका नियम, चार्ल्स का नियम। मैं मिटा देता हूं यहां पे बॉल्स और लिख देता हूं यहां पे चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, ये नियम क्या था दोस्तों, इस नियम के अनुसार उन्होंने किस प्रकार के संबंध को स्थापित करने की कोशिश कर, इसके अनुसार यदि दाब को स्थिर रख दिया जाए, किसको स्थिर रख दिया जाए, यदि दाब को स्थिर रखते हुए ताप को बढ़ाया जाए, दाब को स्थिर रखते हुए, कहां, यहां पे तापमान हटा देंगे और यहां पे क्या लिख देंगे, दाब को स्थिर रखते हुए और किसको बढ़ाया जाए, ताप को बढ़ा दिया जाए। किसको बढ़ा दिया जाए, ताप को बढ़ा दिया जाए, तो आयतन में भी क्या होता, आयतन में भी वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है दोस्तों, आयतन में भी वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, आयतन में वृद्धि हो जाती है। अर्थात किसके किसके बीच में संबंध बन गया, ताप और आयतन के बीच का। ताप और आयतन एक दूसरे के क्या हो गए, समानुपाती हो गए, क्योंकि हमने दाब को स्थिर रखते हुए ताप बढ़ा है तो आयतन भी बढ़ गया। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, अर्थात एक वो क्या है, ताप और आयतन एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। ताप और आयतन एक दूसरे के समानुपाती होता है। अर्थात आप यहां लिख सकते हो T समानुपाती V, T समानुपाती V की बात कर ली अपन ने, ठीक है ना, या V समानुपाती T की भी बात कर सकते हो। ये दो हो गए। तीसरा है एवोगाड्रो, एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का नियम। तीसरे नियम की बात करते हैं। एवोगाड्रो का नियम, इस नियम के अनुसार किसी निश्चित गैस को किसी निश्चित आयतन और निश्चित तापमान और निश्चित दाब पर गैसों में मोलों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। क्या कहा दोस्तों मैंने, एवोगाड्रो के नियम ने क्या कहा कि किसी निश्चित गैस के निश्चित वॉल्यूम हो, यानी आयतन हो, निश्चित तापमान हो और निश्चित दाब पर गैसों में जो मोलों की संख्या होगी वो क्या होगी दोस्तों, समान होगी। क्या होगी, समान होगी। ठीक है ना, इस तरह से 3 नियम बन गए दोस्तों। कितने नियम बन गए, 3 नियम। चलिए दोस्तों, अब तो अपन ने इस नियम का भी डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे वायुमंडल का, जिसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। प्रेशर के अंदर ये टॉपिक आता है, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, वायुमंडल, वायुमंडल किसे कहते हैं। अब उसकी अपन डिस्कस कर लेंगे कि वायुमंडल क्या होता है और वायुमंडलीय दाब कितना होता है, इसकी डिस्कस करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जानने की कोशिश करेंगे कि वायुमंडल क्या है। क्या दोस्तों, वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु तथा गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्या बताया मैंने आपको, ये बताया कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु तथा गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ये गैस मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि होते हैं। ठीक है ना, ये क्या कहलाए अपने, वायुमंडल कहलाते हैं। अब अपन बात करेंगे वायुमंडलीय दबाव की बात करें, वायुमंडलीय दाब की बात करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे। वायुमंडलीय का दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें। वायुमंडल में वायु की
अलग अलग परतें अपने ऊपर वाली परतों का दाब सहन करते हैं। क्या करते हैं? दाब सहन करते हैं। इसी को वायुमंडलीय का दाब कहते हैं या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले वायुमंडल, आपसे कोई पूछ लिया जाए वायुमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर कौन कौन से? वायु और गैस, वायु और गैस के आवरण को क्या कहते हैं? अपन वायुमंडल कहते हैं। अब कोई पूछ लिया जाए वायुमंडलीय दाब, तो आपको यह भी बताना है कि वायुमंडलीय का दाब किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वायुमंडल में वायु की अलग अलग परतें अपनी ऊपरी सतह, अपनी ऊपरी वाली परतों का क्या दाब सहन करती है, उसे ही क्या कहते हैं? वायुमंडलीय का दाब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वायुमंडलीय का दाब। वायुमंडलीय दाब ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। किसके साथ साथ? ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। लिखना, वायुमंडलीय का दाब ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। क्या होता है दोस्तों? घटता जाता है। ये हो गए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा पेपर में आते हैं दोस्तों। चलिए, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बनता है वो ये क्वेश्चंस बनता है कि ब्रिटिश प्रणाली में, किस प्रणाली में? ब्रिटिश प्रणाली में वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? तो ब्रिटिश प्रणाली में वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है, जो मान होता है, सॉरी मान की बात करेंगे, ब्रिटिश प्रणाली में वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है वो मान होता है 14.7 पौंड प्रति वर्ग इंच। कितना होता है दोस्तों? 14.7 पौंड प्रति वर्ग इंच। और एमकेएस प्रणाली में वायुमंडलीय दाब की बात करें तो 1.03 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे भी हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों? लिखेंगे वायुमंडलीय दाब का मान, किसका मान? वायुमंडलीय दाब का मान किस प्रणाली में? ब्रिटिश प्रणाली में 14.7 पौंड प्रति 14.7 पॉइंट प्रति वर्ग इंच होता है। क्या होता है? इंच होता है। और आपको यहां पे मीट्रिक प्रणाली में पूछ लिया जाए, किस प्रणाली में दोस्तों? एमकेएस प्रणाली में, एमकेएस प्रणाली में पूछ लिया जाए तो 1.03 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर होता है। ये हो गए अपने वायुमंडलीय दाब का मान का बात कर दिया। ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये भी पूछे जाते हैं कि दाब की गणना करने में, किसकी? दाब की गणनाओं में प्रायोगिक रूप से वायुमंडलीय दाब का जो मान लिया जाता है वो लिया जाता है 1 केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर। कितना लिया जाता है? 1 केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर माना जाता है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। हमेशा पेपर में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है कि दाब की गणनाओं में प्रायोगिक रूप से वायुमंडलीय दाब का मान कितना लिया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन होगा और अपने को बताना है कितना? 1 किलोग्राम प्रति क्या वर्ग सेंटीमीटर माना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये भी मैं लिख देता हूं आपको। दाब की गणनाओं में प्रायोगिक रूप से वायुमंडलीय दाब
का मान 1 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर माना जाता है। क्या होता है? माना जाता है, माना जाता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये हमेशा इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस प्रकार से मापे जाते हैं। तो आपको बताना है 1 kg वर्ग सेंटीमीटर माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि बॉयलर के माध्यम से, किसके माध्यम से? बॉयलर के माध्यम से, कि बॉयलर में जो दाब मापा जाता है उसके लिए कौन से प्रेशर गेज की बात करते हैं। तो बॉयलर के अंदर का जो दाब मापा जाता है वो बोर्डन प्रेशर गेज से मापा जाता है दोस्तों। किससे मापा जाता है? बोर्डन प्रेशर गेज से। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि बॉयलर के अंदर का दाब मापा जाता है साधारण बैरोमीटर से मापा जाता है, या 14 बैरोमीटर से मापा जाता है, या किससे मापा? तो 4 ऑप्शन मिल जाता है आपको। चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि जो बॉयलर के अंदर का जो दाब मापा जाता है वो बोर्डन प्रेशर गेज से मापा जाता है। ये भी मैं लिख देता हूं। बॉयलर के अंदर का क्या? बॉयलर के अंदर का दाब बोर्डन प्रेशर गेज, क्या दोस्तों? वार्डन प्रेशर गेज से नापा जाता है। वार्डन प्रेशर गेज से नापा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा साधारण बैरोमीटर की भी बात करेंगे, जिसे कहते हैं सरल बैरोमीटर। सरल बैरोमीटर में कुछ विद्यमान दोष होते हैं। उनमें कुछ विद्यमान दोष होने के कारण हवा का दाब मापने के लिए हम साधारण बैरोमीटर का प्रयोग हम नहीं भी करते। आपसे कोई पूछ लिया जाए कि साधारण बैरोमीटर का हम क्यों नहीं प्रयोग करते, कुछ उसमें क्या होते हैं? दोष विद्यमान होते। इसीलिए हम हवा का दाब मापने के लिए हम 14 बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका प्रयोग करते हैं? 14। तो यहां लिख सकते हैं साधारण बैरोमीटर में कुछ दोष विद्यमान होने के कारण किसके कारण? विद्यमान होने के कारण हवा का दाब मापने के लिए 14 प्रेशर गेज का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या दोस्तों? का प्रयोग किया जाता है। सबसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है। सबसे शानदार पॉइंट है, ये पॉइंट से भी संबंधित हर प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको ये ध्यान में रखना होता है दोस्तों। इसके अलावा और सब जो एक और अभी आपके पास आती है वो ये आती है कि भाई हम बार क्या है, बार किसे कहते हैं, बार को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो समुद्र तल पर यदि बात करें तो समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई की भी बात कर लेंगे, उनमें भी ऊंचाई कितना होता है उसकी भी बात कर लेंगे। और नॉर्मली जो बैरोमीटर अपन वायु दाब मापने के लिए जो प्रयोग करते हैं बैरोमीटर, उनमें किस प्रकार का पदार्थ भरा होता उसकी भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। तो बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। क्या की जाती है? माप की जाती है। तो वायु दाब मापने के लिए जो हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं वो पारे का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों प्रयोग? पारे का। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरोमीटर या वायु दाब मापी के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब मापे जाते हैं, तो वायु दाब में मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको बताना है पारा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पारा का। मौसम विज्ञान में दाब यदि अपने को मापा जाता है तो ठीक है ना, तो उनमें उसका जो मात्रक लिया जाता है वो बार लिया जाता है। क्या लिया जाता है दोस्तों? बार। आपसे पूछ लिया जाए कि मौसम विज्ञान में दाब का मात्रक लिया जाता है, तो दाब का मात्रक क्या लिया जाता है दोस्तों? बार लिया जाता है। इसीलिए 1 बार बराबर 2 किलो
पास्कल होता है। कितना होता है दोस्तों? 2 किलो पास्कल होता है। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो आज हमारे टॉपिक इनमें से कंप्लीट हो गया और इन्हीं में से बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को भी मैंने एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपको। आई होप सो दोस्तों कि इस टॉपिक आपके लिए ज्यादा ही लाभप्रद हो। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर नेक्स्ट सेशन में अपन मिलेंगे दोस्तों।